आज 10 जनवरी है और आज की ये तारीख भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की तारीख है। वो रहस्य जो 58 साल बाद भी एक रहस्य ही बना हुआ है। जी हां, 1966 की 10 और 11 तारीख की वो दरमियानी रात जिसने ना जाने कितने राज समेटे हुए थे। ये वो दिन था जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम के लिए रूस के ताशकंद में समझौते पर दस्तखत किए गए। और वो रात थी जब देश के दूसरे और कार्यकारी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही मौत हो गई। रहस्य इतने गहरे कि अब तक उनसे पर्दा नहीं उठ सका है। आखिर उस रात क्या हुआ था? उस रात प्रधानमंत्री शास्त्री के साथ कौन कौन था? प्रधानमंत्री शास्त्री ने इस रात डिनर पर क्या खाया था? उनके लिए डिनर की व्यवस्था किसने की थी? उनके लिए भोजन किसने पकाया था? भोजन के बाद उन्होंने क्या पिया जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी? हर सवाल का सिलसिलेवार जवाब आज आपको हमारे खास शो एक्सरे में मिलेगा। इस पूरी कहानी को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, दूसरा भाग रूस में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर, और तीसरा सबसे रहस्यमयी भाग प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 को हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई। हर जुबान पर एक ही सवाल था कि पंडित जी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। उनकी मौत के 13 दिन बाद ही लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पाकिस्तान आए दिन कश्मीर के मुद्दे पर रोना रोता रहता था। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान, जिन्हें यह जानने की बेहद उत्सुकता थी कि पंडित जी की जगह लेने वाले लाल बहादुर शास्त्री कैसे नेता हैं। मुद्दा कश्मीर का ही था। वो चाहते थे कि नए प्रधानमंत्री से नए सिरे से कश्मीर मुद्दे पर बातचीत की जाए। जनरल अयूब खान को शास्त्री जी से 4 महीने बाद अक्टूबर 1964 में मिलने का मौका मिला। शास्त्री जी मिस्र के दौरे से लौटते हुए कराची हवाई अड्डे पर उतरे और वहीं अयूब खान की उनसे पहली मुलाकात हुई। अयूब खान के साथ उस समय के पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी थे। भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जनरल अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो सूट बूट में सज कर आए और शास्त्री जी तो शास्त्री जी ठहरे, सादगी की सजीव मूरत। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा सफेद धोती, कुर्ता और सिर पर एक टोपी पहनते थे। यहां जनरल अयूब खान ने गलती कर दी। गलती लाल बहादुर शास्त्री को समझने में। शास्त्री जी का कद 5 फुट 2 इंच था और अयूब खान 6 फुट से ज्यादा। अयूब खान को लगा कि छोटे कद के सीधे साधे लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना महज एक संयोग है। कश्मीर को तो हम यूं ही ले लेंगे। और इस गलतफहमी की पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 5 अगस्त 1965 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारत के खिलाफ सैन्य युद्ध छेड़ दिया। यह पहला ऐसा युद्ध था जब दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर लड़ा गया। मुख्य लड़ाई तो पैदल सेना और टैंक डिवीजन के बीच लड़ी जा रही थी, लेकिन इस युद्ध में भारतीय नौसेना और वायुसेना ने भी अपना दमखम दिखाया। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए। फिर वो दिन आया जब भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई। वो तारीख थी 6 सितंबर 1965, जब भारतीय सेना की इन्फेंट्री डिवीजन यानी पैदल सेना और बख्तरबंग ब्रिगेड के 3 दस्तों ने हमला किया। यह दस्ता सीमा पार करके लाहौर तक पहुंच गया। पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। 17 दिन बाद की बात है जब यूनाइटेड नेशंस ने 23 सितंबर को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो पाकिस्तान का लाहौर आज भारत के कब्जे में होता। युद्ध विराम के बाद 10 जनवरी यानी आज के दिन रूस के मौजूदा उज्बेकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। समझौते के तहत कई बातों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे। समझौते के मुताबिक 25 फरवरी 1966 तक दोनों देश अपनी सेनाएं सीमा रेखा से पीछे हटा लेंगे। दोनों ही देशों की सेनाएं वापस उस जगह पर तैनात हो जाएंगी जहां उनकी तैनाती 5 अगस्त 1965 के पहले थी। दोनों देश आपसी बातचीत करते रहेंगे।
भारत और पाकिस्तान इस बात पर भी सहमत हुए कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नए सिरे से राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। शरणार्थियों के विषय पर सकारात्मक विचार विमर्श किया जाएगा और युद्ध के दौरान कब्जे में ली गई एक दूसरे की संपत्ति को लौटाने पर भी विचार किया जाएगा। और अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी भाग। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए। 10 जनवरी की शाम इसी उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी कुछ देर के लिए इस आयोजन में शामिल हुए। रात करीब 10 बजे वो अपने कमरे में लौट आए। इस दौरे में शास्त्री जी के साथ उनके निजी सहायक रामनाथ और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी थे, जबकि उस समय रूस में भारत के राजदूत के तौर पर टी.एन. कॉल पदस्थ थे। कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में 10 जनवरी की उस रात का बेहद सजीव चित्रण किया है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने कुलदीप नैयर के हवाले से लिखी अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री देश, दिशा और दशा में लिखा है, समारोह से शास्त्री जी लगभग रात 10 बजे अपने कमरे में पहुंचे। उन्होंने अपने निजी सहायक रामनाथ से खाना मांगा। रामनाथ के कहने पर शास्त्री जी को वो खाना परोसा गया जो भारतीय राजदूत टी.एन. कॉल के घर से तैयार होकर आया था, जिसे कॉल के बावर्ची जान मोहम्मद ने तैयार किया था। तैयार किए गए भोजन में सब्जी की एक डिश, आलू और करी वाली एक डिश थी। शास्त्री जी ने बहुत थोड़ा सा खाना खाया। किताब में इस बात का भी जिक्र है कि रात करीब 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन किया और अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से बात की। फोन पर पत्नी ललिता उनकी आवाज साफ साफ नहीं सुन पा रही थी, इसलिए उन्होंने फोन बेटी कुसुम को थमा दिया। शास्त्री जी ने बेटी कुसुम से पूछा कि इस समय भारत में क्या चल रहा है, ताशकंद समझौते पर लोगों का क्या रिएक्शन है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि भारत में हर कोई जानना चाहता है कि समझौते के दौरान क्या हुआ है। शास्त्री जी ने फिर परिवार से भारतीय अखबार काबुल भेजने के लिए कहा, जहां उन्हें अगले दिन पहुंचना था। ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर संभावित प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए थोड़े बेचैन थे। शास्त्री जी हर रोज रात के खाने के बाद सोने से पहले दूध जरूर पीते थे। उन्होंने अपने निजी सहायक रामनाथ से दूध की व्यवस्था करने को कहा। रामनाथ ने दूध की व्यवस्था की। यह दूध भी टी.एन. कॉल के रसोइये जान मोहम्मद ने भेजा था। उन्होंने दूध पिया। राशिद किदवई ने अपनी किताब में आगे लिखा, दूध पीने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री बेचैनी से चहलकदमी करने लगे। फिर उन्होंने पानी मांगा। रामनाथ ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे थर्मस फ्लास्क से पानी निकालकर उन्हें पानी दिया। आधी रात से कुछ पहले शास्त्री जी ने रामनाथ से कहा कि वो भी जल्दी जाकर सो जाए, क्योंकि सुबह उठकर सभी को काबुल के लिए रवाना होना था। रामनाथ ने कहा कि वो भी वहीं शास्त्री जी के कमरे में फर्श पर सो जाएगा, लेकिन शास्त्री जी ने उसे उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया। आधी रात बीत चुकी थी। शास्त्री जी बेचैन थे। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि शास्त्री जी के निजी सचिव ने उन्हें बताया कि रामनाथ के जाने के बाद शास्त्री जी उनके कमरे में आए और पीने के लिए पानी मांगा। राशिद किदवई आगे लिखते हैं, शास्त्री जी के निजी सचिव जगन्नाथ अपने कमरे में सामान पैक कर रहे थे और ताशकंद के समय के मुताबिक रात करीब 1:20 पर शास्त्री जी उनके दरवाजे पर आए। जगन्नाथ ने बताया कि वो बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे थे। मुश्किल से उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब किधर हैं? इस बीच शास्त्री जी को भयंकर खांसी आने लगी, जिससे उनका पूरा शरीर कपकपा रहा था। निजी सहायकों ने उन्हें थामा और जल्दी से ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। जगन्नाथ ने उन्हें पानी पिलाया और दिलासा भी दिया, बाबूजी आप ठीक हो जाएंगे। इस पर शास्त्री जी ने अपने सीने की ओर इशारा किया और बेहोश हो गए। जगन्नाथ ने दिल्ली में ललिता शास्त्री को जब यह बात बताई तो वो बोली कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अंतिम समय में तुमने उन्हें पानी पिलाया। आनंद फानन में शास्त्री जी के चिकित्सक डॉक्टर R.N. चुग को बुलाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि दरवाजा लगातार खटखटाए जाने से मेरी आंख खुली। कॉरिडोर में खड़ी महिला ने मुझसे कहा, तुम्हारे प्रधानमंत्री मौत का सामना कर रहे हैं। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और एक भारतीय अधिकारी के साथ थोड़ी ही दूर पर स्थित रूस के देहाती शैली में बने उस आरामगाह की ओर चल पड़े, जिसमें शास्त्री जी आराम कर रहे थे। मैंने देखा कि सोवियत संघ प्रमुख एलेक्सेई कोसिगिन बरामदे में ही खड़े हैं।
उन्होंने हमें दूर से ही हाथ हिलाकर जता दिया कि शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी है। दरवाजे के पीछे डाइनिंग रूम था, जहां एक लंबी चौड़ी अंडाकार टेबल के चारों ओर बैठी डॉक्टरों की टीम शास्त्री जी के चिकित्सक R.N. चुग से घटना की जानकारी ले रही थी। वहां मौजूद लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि अचानक ये क्या हो गया। शास्त्री जी की तबीयत अचानक इतनी कैसे बिगड़ गई कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। आखिर वो इतने बेचैन क्यों थे? किताब में लिखा है, इसके पीछे ही शास्त्री जी का कमरा था। बेहद लंबा चौड़ा एक विशाल पलंग पर शास्त्री जी का शरीर ड्राइंग बोर्ड पर किसी बिंदु की तरह दिखाई पड़ रहा था। कारपेट वाले फर्श पर उनकी स्लीपर सलीके से वैसी ही रखी हुई थी, बिना पहनी। कमरे के एक कोने में स्थित ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस फ्लास्क उल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि शास्त्री जी ने उसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी नहीं थी जिसे वो बजाकर अपने सहायक को बुला सकें। शास्त्री जी को बचाने में नाकाम रहने को लेकर संसद में किए जा रहे हमलों का सामना करते समय ये वो बिंदु था जिस पर सरकार ने झूठ का सहारा लिया था। आखिर मौजूदा सरकार को झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ा था? उस रात ऐसा क्या हुआ जिसे सरकार को छिपाने की जरूरत पड़ी? शास्त्री जी की मौत एक अबूझ पहेली कैसे बन गई जिसका कभी कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला? किदवई आगे बताते हैं कि कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि ड्रेसिंग टेबल के निकट साफ सुथरा तिरंगा तय कर रखा हुआ था। सरकारी फोटोग्राफर के साथ मिलकर कुलदीप नैयर ने उसे शास्त्री जी के शरीर पर डाल दिया। शास्त्री जी को श्रद्धांजलि स्वरूप फूल अर्पित किए और मैं शास्त्री जी के सहायकों से मिलने चल पड़ा। एक खुले बरामदे को पार करके थोड़े से फासले पर ही उन्हें ठहराया गया था। 2 स्टेनोग्राफर्स और जगन्नाथ ने सहारा देकर उन्हें वापस कमरे तक पहुंचाया। डॉक्टर चुग के मुताबिक यही समय बहुत घातक था। तो क्या शास्त्री जी की मौत इस वजह से हुई थी कि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल सका? खैर, लाल बहादुर शास्त्री के पार्थिव शरीर को ताशकंद से भारत लाया गया। कुलदीप नैयर जब ताशकंद से भारत पहुंचे तो शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने उनसे पूछा कि शास्त्री जी का शरीर नीला क्यों पड़ गया है। नैयर ने लिखा कि मैंने उन्हें जवाब दिया, मुझे बताया गया कि जब शव को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक पदार्थ लगाए जाते हैं तो शरीर नीला पड़ जाता है। तब उन्होंने शास्त्री जी के शरीर पर लगे कट के निशानों के बाबत पूछा। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि मैंने उनका शव नहीं देखा था। इसके अलावा उनकी इस बात ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि न तो ताशकंद में और न ही दिल्ली में शास्त्री जी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। यह बात बेहद ही असामान्य थी। भारत के प्रधानमंत्री की गैर मुल्क में अचानक मौत हो जाती है और प्रधानमंत्री के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं होता। शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री कहते हैं कि ऐसे कई सवाल हैं जो उनकी मौत पर फाउल प्ले की ओर इशारा करते हैं। अगर फाउल प्ले वाली थ्योरी पर गौर किया जाए तो वाकई कुछ ऐसी बातें हैं जो असामान्य हैं और उनका कोई जवाब नहीं है। ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ठहरने की जहां का व्यवस्था की गई थी, उस कमरे में सहायक को बुलाने के लिए 1 घंटी तक नहीं थी। क्या यह सुनने में अजीब नहीं लगता? तबीयत खराब होने के बावजूद घंटी नहीं होने के कारण शास्त्री जी को उस रात खुद अपने कमरे से निकलकर करीब 1:20 पर सचिव जगन्नाथ के कमरे तक जाना पड़ा था। अनिल शास्त्री कहते हैं, अगर उस वक्त पोस्टमार्टम कराया गया होता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। उनका शव नीला पड़ना जहर वाली साजिश को जन्म देता है। शास्त्री जी के साथ उनका निजी सहायक रामनाथ ताशकंद में उनके साथ मौजूद था। रामनाथ ही वो व्यक्ति था जो शास्त्री जी की घरेलू जरूरतों का ख्याल रखता था, जैसे भोजन, पानी, दूध, कपड़े इत्यादि। ये बात बेहद संदेहास्पद है कि शास्त्री जी की मौत वाली रात उनके सहायक रामनाथ ने खाना नहीं पकाया था, बल्कि शास्त्री जी के लिए खाना सोवियत रूस में भारतीय राजदूत T.N. कॉल के घर से आया था। खाना T.N. कॉल के भारतीय कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। यहां तक कि रात को शास्त्री जी ने जो दूध पिया वो भी T.N. कॉल के घर से जान मोहम्मद ने ही भेजा था। संदेह इसलिए भी होता है कि जिस थर्मस में दूध दिया गया वो शास्त्री जी के कमरे में मौजूद था, लेकिन भारत कभी वापस नहीं आया। अनिल शास्त्री कहते हैं कि थर्मस का पता नहीं चला। पर्सनल सामान आ गया, शेविंग किट, घड़ी, साबुन सब आ गया, लेकिन वो थर्मस नहीं आया। यानी शास्त्री जी की मौत से जहर दिए जाने वाली थ्योरी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसका तो इतिहास गवाह है कि रूस की एजेंसी KGB अपने शिकार को जहर देकर मारने के लिए कुख्यात थी।
अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के भी एक अधिकारी ने शास्त्री जी की मौत के पीछे CIA का हाथ बताया था। विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने शास्त्री जी की मौत से जुड़े कुछ राजफाश अपनी किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो में किया है। उन्होंने लिखा कि CIA एजेंट क्रोली ने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत में CIA का हाथ था। ऐसा माना जाता है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर शास्त्री जी की सोच अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बात और जो बहुत ज्यादा हैरान करती है वो ये कि जब शास्त्री जी की मौत की जांच करवाने की भारत में मांग उठी तब बहुत ही रहस्यमय ढंग से इस मामले से जुड़े लोगों की एक एक कर एक्सीडेंट में मौत हो गई। अनिल शास्त्री बताते हैं डॉक्टर चुग के पूरे परिवार की दिल्ली के रिंग रोड में एक्सीडेंट से मौत हुई। शास्त्री जी के निजी सहायक रहे रामनाथ का तो 2 बार एक्सीडेंट हुआ। पहले एक्सीडेंट में रामनाथ बच गए थे, लेकिन दोबारा हुए एक्सीडेंट में रामनाथ की मौत हो गई। क्या ये तमाम बातें संदेह पैदा करने के लिए काफी नहीं है? भारत सरकार के पास देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं है। शास्त्री जी की मौत के पीछे क्या रहस्य है, पूरा देश जानना चाहता था और जानना चाहता है। उनकी मौत के 50 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद 2019 में उत्तर प्रदेश के चंदौली में रहने वाले संतोष पाठक ने RTI दाखिल कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की। पीएमओ की तरफ से जवाब जो आया वो चौंकाने वाला था। एक अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक संतोष पाठक का प्रधानमंत्री कार्यालय से शास्त्री जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने का मकसद शास्त्री जी की मौत के रहस्य से पर्दा उठाना था। संतोष ने बताया कि उनकी तरफ से दाखिल की गई RTI मामले में पीएम की ओर से मिली सूचना निराशाजनक है। चंदौली निवासी पाठक ने किताबों के हवाले से कहा, हमने जो पढ़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री को उस रात रूस में भारत के राजदूत व नेहरू परिवार के काफी करीबी रहे TN कॉल के घर से खाना आया था, वो खिलाया गया था। जब रूस में ही उनके साथ घरेलू नौकर और रसोइया मौजूद था तो फिर TN कॉल के घर से आया खाना उन्हें क्यों खिलाया गया? पाठक ने कहा, शास्त्री जी की मौत के बाद कॉल के रसोइये जान मोहम्मद को रूस की जांच एजेंसी KGB ने खाने में जहर देने के शक में गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कुछ समय बाद अचानक जांच बंद हो गई। पाठक ने आगे कहा कि अब मुझे शास्त्री जी की मौत के पीछे राजनीतिक साजिश लगती है, क्योंकि भारत सरकार के पास शास्त्री जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक मौजूद नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस बाबत एक लेख लिखा था कि इस मामले में एक RTI भी दाखिल की गई। सरकार ने जवाब दिया कि शास्त्री जी की मौत से संबंधित सिर्फ एक दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। यानी शास्त्री जी की मौत का राज अब तक राज ही है। प्रधानमंत्री शास्त्री के बाद 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उनकी सरकार ने शास्त्री जी की मौत का कभी भी ढंग से जांच पड़ताल नहीं करवाई। जांच करवाई होती तो सच सामने आ सकता था, जो अब तक रहस्य है। शास्त्री जी का परिवार हमेशा उनकी मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग करता रहा है। अब परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। आज की एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी और मुद्दे की एक्सरे रिपोर्ट के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।